नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख हैं जो भागवत धर्म से संबंधित हैं। देखिए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, हेलियोडोरस का विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख और मथुरा का मोरा कुआं अभिलेख। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर भागवत धर्म की बात हो रही है तो हेलियोडोरस वाला विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख और मथुरा वाला क्या है नाम, मोरा कुआं। नाम रखें, नाम का याद रखें। ठीक है, तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो बी आंसर। अगला देखें, छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद है जो, ये किस वेद से संबंधित हैं? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो ये हैं आपके सामवेद से संबंधित। ठीक है, कमेंट्स में आपको बताना है ऋग्वेद के कौन से हैं और यजुर्वेद के और अथर्ववेद के कौन से उपनिषद है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ताम्र पाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है ना, चाकोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा देखिए, चाकोलिथिक पीरियड में वृषभ है जो, बैल जो होता है, वो आपका धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस मिले हैं जिसमें बैल के लोग पैर छूते हैं थे उस वक्त, है ना। तो अभी भी हम गाँव वगैरह में देखते हैं इस तरह की चीज़ें प्रचलन में है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, संगम काल में एनाड़ी की उपाधि है जो, वो किसको दी गई थी? सेना के कप्तान को दी जाती थी, प्रधान पुरोहित को दी जाती थी, मुख्य व्यापारी को, या फिर दरबार के राजाज्ञा लेखक को दी जाती थी, है ना, जो ऑथर होते थे, कोर्ट के जो ऑथर होते थे उनको दी जाती थी। तो इसका आंसर होगा सेना के कप्तान को, ये फैक्ट है। ठीक है, ये एक उपाधि का नाम है, संगम काल से रिलेटेड है, ये फैक्ट भी याद रखें। ठीक है, और किसके लिए है ये? सेना के कप्तान के लिए। आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त साम्राज्य के राजस्व का स्रोत है? देखिए, भाग, उभद्र, उपरिकर और भूतावत प्रत्यय। देखिए, तो भाग आपका उस टाइम पे कितना होता था? ये होता था 1/6 पार्ट। ठीक है, उपज का 1/6। ठीक, और ये दोनों आपके क्या है? ये लैंड टैक्स हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से लैंड टैक्स हैं। ठीक है, उभद्र और उपरिकर। उसके अलावा भूतावत प्रत्यय यानी कि इम्पोर्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, वो टैक्स जो विदेशी वस्तुओं के आपात पर लिया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्ट टैक्स। तो सारे ही हैं जो गुप्त साम्राज्य के राजस्व का स्रोत है, तो आंसर डी होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा चांदी का टंका और तांबे के जीतल नामक सिक्का आरंभ किया? मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर रजिया सुल्तान ने? ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, फैक्ट है, याद रखें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने हूत मुकद्दम चौधरी के व्यापारिक विशेष अधिकारों में व्यापक कटौती की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद मुकद्दम चौधरी के पुराने अधिकार लौटा दिए थे। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक ने विशेषाधिकार जो थे वो लौटा दिए थे। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत है, पहला सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, अकबर के समय निम्नलिखित में से पहला विद्रोह है जो, वो किसके द्वारा किया गया था? उज़्बेकों का विद्रोह, बलूचों का विद्रोह, शहजादा सलीम का विद्रोह या बुंदेला का विद्रोह? तो देखिए, इसमें जो उज़्बेकों का विद्रोह है, ये वाला है जो, ये है आपका
1564 में, ठीक है। बलूचियों वाला कब हुआ है? ये हुआ है 1586 में, ठीक है। यही था वो जिसमें आपके बीरबल की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और शहजादा सलीम का है जो ये है 1599 का, ठीक है। 1599 में इलाहाबाद में अपने को राजा इन्होंने घोषित कर दिया था, ठीक है। विद्रोह किया था सलीम ने और राजा घोषित कर दिया था। उसके बाद बुंदेला विद्रोह है जो ये है आपका 1602 में, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था इसमें कि सलीम की शह पर इन्होंने क्या किया था, उनकी क्या नाम है, अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है। अबुल फजल, ठीक, याद रखें इसको, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो ये स्टेटमेंट, ये इसमें से अगर अरेंज करने को आए तो भी आप लगा लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगला देखिए, औरंगजेब के समय में मुगल मराठा संघर्ष जो था वो निम्नलिखित में से किसने मराठों का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये सब मराठे हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था औरंगजेब के साथ संघर्ष में, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए औरंगजेब का आप टाइम देख लीजिए पहले। औरंगजेब का टाइम पीरियड है आपका 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक, ये टाइम पीरियड हो गया। अब देखते हैं शिवाजी का टाइम पीरियड। इनका आप 1656 से 1680 तक है। उसके बाद संभाजी का है जो वो है आपका 1680 से 89 तक, और राजा राम का है 89 से आपका 1700 तक, और फिर ताराबाई का है जो वो है आपका 1700 से लेकर के 1707 तक, ठीक है। ये राजा राम की विधवा है ये, ठीक है, ताराबाई है जो ये राजा राम की विधवा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप लगाएंगे तो देखिए सारे ही हैं जो वो इस टाइम पीरियड में फिट हो रहे हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा ये सारे। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो मुगल मराठा संघर्ष हुआ था उसमें शिवाजी का जो मुगल सेना से फर्स्ट जो पहला सामना हुआ था वो हुआ था आपका 1656 में। कब हुआ था, कहाँ पर? अहमदनगर में और जुन्नैर के युद्ध में, ठीक है। अहमदनगर और जुन्नैर, ये दोनों भी याद रखिएगा, अहमदनगर और जुन्नैर, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया, अमृतसर की किलाबंदी की और तख्त अकाल बंगा की नींव डाली, ठीक है। तो ये फैक्ट्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? गुरु अर्जुन देव के साथ, गुरु हरगोविंद के साथ, गुरु तेग बहादुर के साथ या गुरु गोविंद सिंह के साथ। तो देखिए ये फैक्ट है आपका, गुरु गोविंद सिंह के साथ जुड़े हुए हैं सारे फैक्ट्स। देखिए इनका टाइम पीरियड याद रखिए 1606 से 1645 है और ये 6th गुरु थे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। आंसर बी। अगला देखिए, 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए उनका क्रम आपको बताना है, ठीक है। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ठीक है। तो ये क्रम है जो आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं सारे, ठीक है। 1839 से 1843 तक, 1839 से 1843 तक ये सारे चले, मतलब 39 में रणजीत सिंह खत्म हुए थे और उसके बाद फिर 43 तक ये सारे अलग अलग टाइम पीरियड पे आए। अच्छा, ये दिलीप सिंह है ये क्या थे? अल्पायु थे जब, ठीक है, जब ये राजा बने तो ये अल्पायु थे और इनकी जो संरक्षिका थी वो थी रानी राजमाता झिंदन, ठीक है, झिंदन, ठीक है, ये भी याद रखें। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, 1857 के रिवोल्ट जो हुआ था उसमें आपके जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, उनके असंतोष के कई सारे कारण थे। ये बताना है कि कौन कौन से इनमें से वो कारण थे, ठीक है। देखिए, भारतीय सैनिकों को पदोन्नति देकर लड़ने के लिए भेजना, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। वेतन की न्यूनतम मात्रा, ये सही है। उसके अलावा भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए नहीं भेजना, ये भी गलत है। और समुद्र पार भत्ता देना, ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या था कि भारतीय जो है कई वजह से वो असंतुष्ट थे। एक तो मेजर कारण यही था कि वो पदोन्नति नहीं देते थे, ठीक है। उसके अलावा इनको बाहर भेजते थे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, बाहर भेजते थे, और समुद्र पार करने पे जो भत्ता था वो उचित भत्ता नहीं मिलता था। उसके अलावा और भी कारण थे, जैसे कि चर्बी युक्त कारतूस हो गया, ठीक है, जात के आधार पर भेदभाव होता था, ठीक है। उसके अलावा इनको जो द्वैम दर्जा प्राप्त था अंग्रेजी सैनिकों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो, ठीक है। उसके अलावा जो भारतीय शासकों को हटाना भी एक कारण था, ठीक है, शासकों को हटाना, ठीक है, अंग्रेजों का अत्याचार, ठीक है, ये कई सारे कारण थे जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स जो थे वो नाराज थे और फिर फाइनली ये विद्रोह हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है जो वेतन की न्यून मात्रा, ठीक है, कम वेतन मिलता था इनको, ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो बी आंसर हो जाएगा।
अगला देखें, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित सुधारों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, रेले कमीशन, हारतोंग समिति और वर्धा आयोग योजना। ठीक है, तो इसमें आप जब अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका रेले कमीशन। क्यों? क्योंकि रेले कमीशन आपका आया था 1902 में। ठीक है, उसके अलावा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है जो ये आपका 1917 में आएगा। फिर हारतोंग है जो वो आपका 1929 में, और वर्धा है जो ये आपका हो जाएगा 1937 में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 2134 यानी कि बी आंसर। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का विरोध करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये विरोध कहाँ करती है, तो समर्थन करती है। ठीक है, समर्थन। उसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1882 में अडयार मद्रास में। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, की तो इन्हीं लोगों ने है, लेकिन 1875 में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में की गई है, हुई थी। ठीक है, भारत में ये 1882 में अडयार में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इसका खोला गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंबई में अत्यधिक प्रभाव था। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और भारत छोड़ो का प्रभाव बंगाल तथा मद्रास में चिंताजनक रूप से कमजोर था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है जो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बंगाल और मद्रास में भी इनका जो प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो ये पहला वाला सही है, ए आंसर। अगला देखें, पृथ्वी के कोर का विस्तार क्या है? देखिए, 2900 किलोमीटर से 5371, 2900 से 6371, 1900 से 5371 या 1900 से 6371। ठीक, तो देखिए अगर आप मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल है आपका मोहो डिस्कंटिन्यूटी से 2900 तक। ठीक, और 2900 पे आ जाएगी आपकी कौन सी? गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, और यहाँ से लेकर के 6371 किलोमीटर तक आपका कोर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 2900 से 6371। ठीक है, ये वाला पूछा गया था। ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, जब एक महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय प्लेट है, जब इन दोनों का अभिसरण होता है, जब ये दोनों टकराती हैं तो क्या होता है, तो कौन सी स्थिति बनती है? ठीक है, देखिए महाद्वीपीय प्लेट है जो उसका सबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको याद रखना है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो, तो उसमें ओशियनिक वाली भारी होती है, तो ओशियनिक वाली और कॉन्टिनेंटल जब आपस में टकराएंगी तो नीचे कौन सी जाएगी? भारी वाली। ठीक, तो ओशियनिक वाली नीचे चली जाएगी। यहाँ लिखा है महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंट प्लेट नीचे जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, गर्त का निर्माण, गड्ढे, ट्रेंच फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही। मोड़दार पर्वत का निर्माण, ये भी सही। ज्वालामुखी तो हो गई, अर्थक्वेक्स आते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये भी सही। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, 2, 3 एंड 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला देखिए, नदी के उस मुहाने को क्या कहते हैं जो जलमग्न होता है और जहां पर सागरीय और ज्वारीय लहरें हैं जो वो नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बाहर ले जाते हैं? फ्योर्ड कहते हैं उसको, ज्वारनदमुख कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं, या डेल्टा कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका एस्चुरीज। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, हिमनद के बीच उठे हुए टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे हुए होते हैं तथा हिम क्षेत्र की विशाल हिमराशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्क, टॉर्न, एरिट या फिर नुनाटक, तो उनको आप नुनाटक बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये ग्लेशियल वाले पार्ट में आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ग्लेशियल का, ठीक है, आर्म चेयर की शेप में जो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गहरा गड्ढा हो जाता है और आर्म चेयर की शेप में हो जाता है। ठीक है, और यह कॉन्केव शेप भी होती है। ठीक, तो इस शेप को आप सर्क कहते हैं। ठीक है, और ये जो कई सारी जब आर्म चेयर बन जाती है तो उसके बीच का जो नुकीला हिस्सा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, नुकीला हिस्सा जो रह जाता है उसको आप एरिट बोलते हैं। और इन हिमनद से जो पिघलने से झीलें बन जाती हैं, ठीक, पानी भर जाता है जहाँ पे, तो उनको आप टॉन झील बोलते हैं। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, सवाना तुल्य जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है? सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट से, सेंट्रल एशिया टाइप ऑफ क्लाइमेट से, कैलिफोर्निया या फिर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया टाइप ऑफ क्लाइमेट से, तो इसको जाना जाता है आपका सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट से। ए आंसर।
अगला देखिए, इंसलबर्ग का निर्माण है जो वो किस प्रक्रिया से होता है? वायु अपर्दन, नदी अपर्दन, सागरीय अपर्दन या फिर भूमिगत जल अपर्दन। ठीक, तो आंसर होगा इसका बी, नदी जल अपर्दन के द्वारा आपके इंसलबर्ग्स बन जाते हैं। ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग से संबंधित है? ठीक है, देखिए महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक, के जो सागरी क्षेत्र है वो मत्स्यायन के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फिशिंग के जो मेजर क्षेत्र माने जाते हैं वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक, सेल्फ जो होते हैं वो माने जाते हैं। उसके अलावा जॉर्ज बैंक हो गया, डोवर बैंक हो गया, ये सभी क्या है? फिशिंग के मेन एरियाज हैं। ठीक, तो ये दूसरा सही है, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सागरी जल के जो सबसे निचले सागरी तल पर रहने वाले जो पौधे हैं, जंतु हैं, उन सबको किस कम्युनिटी में रखा गया है? उन्हें रखा गया प्लैंक्टन्स में, नेक्टन में, पेल्जिक में या फिर आपका बेंथम में। ठीक, तो उनको रखा गया है बेंथम के सबसे नीचे वाला है ना, बेंथम कम्युनिटी में। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख सागरी खनिज संसाधन है? मैग्नाइट है, फॉस्फोराइट है, मैग्नाइज पिंड भी सागर से मिलता है और खनिज तेल भी सागर से मिलते हैं। तो सभी हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है तथा इस शहर को देश की वित्तीय तथा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है? यहाँ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी स्थित है। इसे नगरों का नगर भी कहा जाता है। कौन सा है वो? ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है या फिर फिलाडेल्फिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूयॉर्क। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे हैं जो कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ते हैं? दिप्सा दर्रा सही है और रोहतांग दर्रा सही है, चांगला नहीं होगा, मानाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बताना है मानाला और चांगला किस स्टेट में है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देवसा और रोहतांग, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं जो बिहार राज्य में गंगा से मिलती हैं? घाघरा मिलती है, सोन मिलती है और गंडक मिलती है। रामगंगा नहीं मिलती, क्योंकि रामगंगा है जो वो आपकी कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और जो घाघरा है, ठीक है, घाघरा है जी छपरा के पास मिलेगी। कहाँ पर? छपरा के पास। ठीक, और आपकी जो सोन है वो आपकी पटना के पास मिलेगी, पटना के पास, और गंडक भी आपकी पटना के पास ही मिलेगी। ठीक है, पटना के पास। ये आपकी कहाँ हो गई? कन्नौज के पास। ठीक, तो रामगंगा नहीं होगा, 1, 2 एंड 4 यानी सी आंसर होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तुंगभद्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हगरी। ठीक, और दूसरा, हगरी नदी को वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ खनिज दिए हुए हैं और कुछ उनके उत्खनन स्थल दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको मैच करना है। देखिए, भंडारा किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए, नल्लू रबरक के लिए, अमरकंटक है जो वो आपका बॉक्साइट के लिए, और बेलाडीला लोहे के लिए। ठीक, तो 3 एंड 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों हैं ये गलत है, इंटरचेंज्ड है, याद रखें इनको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एनटीपीसी के कोयले पर आधारित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? सिंगरौली है, बिल्कुल है, रेहांद भी है, दादरी भी है और ऊंचाहार भी है। ठीक है, सभी है यहाँ पर। ये दोनों हैं जो ये आपकी सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में। ठीक, और दादरी आपका नोएडा में आएगा, और ऊंचाहार है जो ये आपका रायबरेली में आएगा। कहाँ? रायबरेली। ठीक है, तो सभी सही है, डी आंसर होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, संविधान का जो भाग 18 है उसके तहत क्या है? अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किसके बारे में? निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाग 18 नहीं है, वो है भाग 15। ठीक, दूसरा, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर होगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि आरपीए एक्ट 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। सही स्टेटमेंट है, और यह एक लीगल राइट है। ठीक, सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, कुछ आर्टिकल्स हैं और ये आपका उनके डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मद्य निषेध कहाँ पर दिया हुआ है?
आर्टिकल 47 में दिया है, ठीक है। और बाल श्रम के बारे में आर्टिकल 24 में, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आर्टिकल आपका 23 में, ठीक है। तो सभी सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, नीति निर्देशक का पार्ट है, ठीक। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है आपका। ये बेसिकली कहाँ पर है? ये 39 घ में दिया है, ठीक है। और ये क में दिया है, 39 का, ठीक। और उसके बाद काम हेतु न्याय संगत एवं मानव उचित दशाएं, मानवोचित दशाएं हैं जो ये आपका आर्टिकल 42 में दिया है, ठीक है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क, आर्टिकल 42, ठीक। तो तीनों ही आपके नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आर्टिकल कहाँ से हैं? 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों चारों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। और आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो भाग 4 में, उसमें जोड़ा गया था। तो ये गलत है क्योंकि भाग 4 में तो जोड़ा गया इसको, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ना कि 44th में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का जो सीमा आयोग है, मतलब जो डीलिमिटेशन कमीशंस हैं, वो परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत, ठीक है। और अगला देखें, जो भारत में ऐसे कमीशन 4 बार बन चुके हैं। 1952 में बना है, 63 में, 73 और 2002 में, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 340 के तहत संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि, हिंदी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 343 में दिया है, ठीक। और पहला आधिकारिक आयोग 1955 में जो हुआ था वो किसके अंडर में बना था? बीजी खैर के, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसको भी याद रखिएगा, अलग से भी पूछा जाता है, बीजी खैर। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 14 है जो उसके अनुसार व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और आर्टिकल 14 है जो इट इम्पोजेस द कंप्लीट कंट्रोल ऑन द लेजिस्लेचर, ठीक है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन सा? आर्टिकल 14, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। राज्य केवल जीवन के लिए अस्तित्व में आया, लेकिन अब यह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में है, ठीक है। मतलब अभी हम लोग गवर्नेंस के बारे में पढ़ा और अभी तक कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग? गुड गवर्नेंस में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि राज्य केवल जीवन के लिए अस्तित्व में आया, लेकिन अब यह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में है। ये किसने कहा था? मनुस्मृति में लिखा है, हेगल ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या फिर रूसो ने कहा है? तो ये स्टेटमेंट है आपके अरिस्टोटल का, यानी सी आंसर। अगला देखें, ट्रिपल तलाक बिल है जो उससे संबंधित 2 कथन है, इनको देखिए। यह तलाक को तलाक बिद्दत या किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा उच्चारित तलाक को किसी अन्य रूप में परिभाषित करता है। मतलब कहने का कि कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें तलाक की कोई भी डेफिनेशन दी गई है उस सबको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तलाक की जो यहाँ पे जो तलाक वर्ड है इसका मतलब ये है, ठीक। तो सही स्टेटमेंट है। यह बिल तलाक को एक संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस बताता है और इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर आपको मैच करना है इसके उपयोगों के साथ। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका लाफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉस्जीन के साथ मिक्स हो जाएगा, और अमोनिया किसके साथ मैच होगा? रेफ्रिजरेंट के साथ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। ये जो 3 हैं ये मेजर हैं और ये याद भी रखने हैं आपको, सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि कबूतर में 40 होते हैं, 40 पेयर होते हैं, तो 80 हो गए, ठीक है। स्काइरस में 1 पेयर होता है, 2 हो गए। मानव में 23 पेयर होते हैं, तो 46 हो गए, ठीक। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, ये कुछ फलों के नाम दिए गए हैं और ये इनके खाने वाले पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। अमरूद है जो एंटायर फ्रूट खाते हैं, संपूर्ण फल खा लेते हैं, सही है। आपका जो एप्पल है उसका हम फ्लैशी थैलेमस खाते हैं, ये भी सही है। कोकोनट का हम एंडोस्पर्म खाते हैं, ना कि
मीजो का, ठीक। तो ये वाला गलत होगा, 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक है? स्वपन चौधरी तबला वादक है, जाकिर हुसैन भी तबला वादक है, लेकिन पन्ना लाल घोष हैं जो ये क्या है, फ्लूट बजाते हैं, ठीक है, फ्लूट। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तलवंडी है जो, वो गुरु नानक के साथ संबंधित है, ठीक है, जगह का नाम है। वाटरलू है जो, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन बोनापार्ट है, ठीक, तो ये भी सही है। और श्रीरंगपट्टनम किसके साथ है? टीपू सुल्तान के साथ, ठीक, तो तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, कौन सा ऐसा गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है अभी हाल ही में? यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया और इराक हो गया, तो आंसर हो जाएगा यूएई यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, बाबर आजम है जो, ये 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये बांग्लादेश से संबंधित है, मतलब ये खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान के कैप्टन है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना, ठीक है, 2021, क्या नाम है? कर्नाटका इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 का अनावरण किया, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा ये सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगा, ठीक है, ये आपका संतुलन बनाएगा किसका? जो डेली यात्री हैं और परिवहन, ठीक, तो ये भी सही है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? यात्रा के समय को कम करना और बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने की जो असुविधा है उसको कम करना, ठीक है। और ये लोगों को साझेदारी फर्म्स जो होती हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, उनको अनुमति देगा कि आप इसमें भाग लें, ठीक है। तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। इस स्कीम का नाम याद रखें और ये कर्नाटका की है, ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड पर, स्टेट बैंक पर, एचडीएफसी पर या आपके आईसीआईसीआई पर? तो ये क्या है? मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है, आरबीआई ने अभी रिसेंटली इस पर बैन लगा दिया, ठीक, मास्टर कार्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट ने हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन, है ना, नेशनल आयुष मिशन, ठीक, नाम योजना का को जारी रखने की मंजूरी दे दी, सही है। और ये एक ऐसी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। कमेंट्स में आपको बताना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।